यील्ड कर्व या इसको बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। YTM, यील्ड कर्व। अच्छा, कर्व का मतलब तो जाहिर सी बात है ग्राफ ही है ना। कर्व का क्या मतलब हुआ? ग्राफ। तो यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। यील्ड का मतलब क्या हुआ? जो हम IRR फाइंड करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब रिटर्न और कॉस्ट में फर्क होता है। रिटर्न कोई और अमाउंट होती है, कॉस्ट कुछ और अमाउंट होती है, और जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ और अमाउंट होती है। हाँ, रिटर्न और कॉस्ट को किसी हद तक सेम समझा जाता है, क्योंकि एक चीज, एक की कॉस्ट होती है, दूसरे का रिटर्न होता है। लेकिन जो नॉमिनल रेट होता है ना, जो जिसे एक्चुअल इंटरेस्ट होता है, वो कुछ और ही होता है। अब कुछ बातें उसने यहां पर हमें बताई हुई हैं कि यील्ड टू मैच्योरिटी के अंदर कहते हैं आपका यील्ड इंक्रीज होता है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है। ऐसा है, एक नॉर्मल बात है कि जैसे जैसे आप टाइम, सपोज दैट आपने एक बॉन्ड इन्वेस्ट किया हुआ है या आपने एक बॉन्ड खरीदा हुआ है, पहले साल के लिए आपको जितना यील्ड मिलना है, फिर अगले साल, फिर अगले साल, क्योंकि जितनी देर तक आप किसी को फाइनेंस कर रहे हो उतनी देर का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो यील्ड टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता है। और अगर हम इसका ग्राफ देखें तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, यहां पर आप यील्ड लिख लेते हो और यहां पर आप टाइम लिख, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होता है। दूसरी बात इसमें कहता है क्या, बट नॉट ऑलवेज दिस केस, हमेशा ये ऐसा नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ्यूचर के अंदर यील्ड कम हो जाए। ऐसा कब होता है? जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाए। जैसे पाकिस्तान में पहले 23% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, आज 11% है। तो अगर किसी बंदे ने फ्लोटिंग रेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसको जो पहले सालों का यील्ड है वो ज्यादा मिल रहा होगा, आने वाले सालों में कम हो गया होगा। तो कहता है टाइम के साथ साथ ये नॉर्मल ग्राफ है, बट आपका ग्राफ ये भी बन सकता है और आपका ग्राफ ये भी बन सकता है। मतलब आने वाले दिनों में आपका जो रिटर्न है, आपका जो यील्ड है, वो कम भी हो सकता है, वो फिक्स भी रह सकता है। लेकिन नॉर्मल केस क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपका यील्ड इंक्रीज होता है, रिटर्न आपका बढ़ता जाता है। इसलिए हम इसे को बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। अब अगर यील्ड कर्व की डेफिनेशन पेपर में आ जाए तो क्या लिखोगे? पर यील्ड कर्व की डेफिनेशन ये दो चीजों का रिलेशन डिफाइन करती है, एक टाइम का और एक यानी यील्ड का, या टाइम और यील्ड और बोरोइंग के दरमियान में जो रिलेशन है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं? यील्ड कर्व से। तो कुछ बातें आपने इसकी याद रखनी है, बाकी तो इग्नोर करनी है। अगर आपके पास बुक है या वैसे निशान लगाना है तो लगा लो, मैं आपको कुछ ये सिर्फ ये डेफिनेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ बोरोइंग एंड इंटरेस्ट रेट, लेंथ का मतलब है टाइम, इज डिस्क्राइब्ड बाय यील्ड कर्व। बस यील्ड कर्व की यही डेफिनेशन। ऊपर वाली बातें सिर्फ वो एक जनरल इंफॉर्मेशन। हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। राइज इन द फ्यूचर, फॉल इन द फ्यूचर, या कांस्टेंट होगा तो ये आपके ग्राफ डिफरेंट ग्राफ बनेंगे। ये भी एक नजर पढ़ के आपने इग्नोर करना है। सिर्फ एक लाइन ये याद रखने वाली है,
और उसमें सिर्फ ये बातें याद रखने वाली। यील्ड ऑलवेज ग्रॉस यील्ड इग्नोरिंग द टैक्सेशन और प्री टैक्स यील्ड। तो रेट भी कौन सा इस्तेमाल करेंगे फिर? प्री टैक्स रेट। Yield curve is constructed risk-free debt security such as government bond. A yield curve also show risk-free yield. ये दो बातें आपने याद रखनी है। इसके अलावा बाकी आपने कोई बात याद ही रखनी, बाकी हम सवाल ही करते हैं। हाँ, एक टेक्निक है जो हम अभी सवाल कर रहे हैं, उसे बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। ये एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है कि जिस टेक्निक के साथ हम इनका रिलेशन डिफाइन करते हैं उस टेक्निक को बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। ये एक नाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ। मतलब अगर आपने पढ़ने की हद तक देखना है तो ये 3-4 लाइनें हैं, बाकी सवाल ही हैं इसके। अब इसके बारे में ये देखें कि सबसे पहला सवाल जो पेपर में आ सकता है वो ये कि आपको बताया जाएगा कि आपके पास एक बॉन्ड है एट द रेट ऑफ 6%, सपोज एट द रेट ऑफ 6%। कहता है एक्सपेक्टेड यील्ड इज ईयर 1 4%, ईयर 2 4.5%, ईयर 3 5.2%, ईयर 4 5.5%। कहता फाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड विद yield curve theory and also find cost of bond या फाइनेंस। हाँ जी, एक सवाल ये पेपर में आ सकता है, ये अब ना जो नया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है अगर ये पेपर में सवाल आता है तो बहुत सारे बच्चों ने छोड़ ही देना है, क्योंकि हमारा ये, क्योंकि हम पास पेपर प्रैक्टिस करके जाते हैं, पास पेपर में अभी तक ये आया ही नहीं। तो ये वो सवाल है जो हमें पास पेपर से हटकर भी प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। कहते हैं एक बॉन्ड है, उसका रेट है 6% या 7% या 8%, व्हाटएवर। एक्सपेक्टेड यील्ड है पहले साल का 4%। अच्छा, 6% बोला क्या है? उस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिलना है, हमने देना है या हमने लेना है, उसके ऊपर जो रिटर्न है वो 4% है। अब इस रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट आपको सही पता चलेगा वो अगले सवाल पे पता चलेगा, अगर हमें टाइम मिल गया तो फिलहाल तो हमने फाइंड करनी है इस मार्केट वैल्यू, इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू। अगर उसका पहले साल का यील्ड 4% है, दूसरे साल का यील्ड 4.5 है, तीसरे साल का और चौथे साल का, निशानी कैसे पता चलेगी कि किस मेथड के जरिए मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है? अगर पिछले सारे क्वेश्चन होंगे ना, उसमें एक डिस्काउंट फैक्टर गिवन होगा, और जब भी ये क्वेश्चन आएगा इसमें आपको एक से ज्यादा यील्ड फैक्टर, 1 साल का, 2 साल का, तीसरे साल का, हर साल का अपना अपना यील्ड बताया होगा। इसमें हमारा जो यील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, कम भी हो सकता था। अच्छा, इसका एक स्पेशल तरीका होता है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने। तो सबसे पहले तो मैं ईयर्स लिख लूंगा, 1 से शुरू करूं या 0 से स्टार्ट करूं? 1 से। 1 2 3 4 कैश फ्लो 6 6 6 1 0 6। अच्छा, टैक्स होता तो नेट ऑफ टैक्स करते या नहीं? ये प्री टैक्स होता है, ये ग्रॉस अमाउंट के ऊपर होता है, इसमें टैक्स का कोई रोल है ही नहीं। अब डिस्काउंट फैक्टर, बस ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पिछले पूरे क्वेश्चंस के अंदर जब हम मार्केट वैल्यू फाइंड करते थे किसी भी बॉन्ड की, तो एक डिस्काउंट फैक्टर गिवन होता था, वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से हम उसका डिस्काउंट फैक्टर फाइंड कर रहे थे। जब आपको एक से ज्यादा यील्ड गिवन होगी तो आप तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहला यील्ड कितना है? 4%, तो आपने करना है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.04 की पावर 1।
दूसरा यील्ड क्या है 4.51 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.045 की पावर 2, क्योंकि साल दूसरा है। तीसरा क्या है 1/1 प्लस 0.052 की पावर 3। चौथा डिस्काउंट फैक्टर क्या है 1/1 प्लस 0.055 की पावर 4। ये आपके पास डिस्काउंट फैक्टर आ गया। तो ये एक स्पेशल तरीका होता है यील्ड कर्व के केस में, जब आपको डिफरेंट सालों का यील्ड गिवन होगा तो आपने इस तरीके से अपना डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करना है। तो पहला कितना आ गया 0.9615। दूसरा 9157। तीसरा 8589। चौथा 0.8072 प्रेजेंट वैल्यू। सिक्स से मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0.9615 5.769। फिर 6 से मल्टीप्लाई करें 0.915 41 5.49 5.153 और 106 को मल्टीप्लाई करें 85. ये एट प्रीमियम एट पार भी हो सकता है। ये जो हमने 100 लिखा है ना, क्योंकि कुछ नहीं बताया हुआ था इसलिए 100 लिखा। कितना आ गया 101.96 ये सिंपल 102 भी लिख सकते थे। ये जो बॉन्ड है जिसके ऊपर ये 4 सालों का उसने अपना अपना यील्ड बताया हुआ है कि अगर मार्केट में ट्रेड होता है तो वो किस पे होगा 101.964। अगर वो मार्केट पे ट्रेड होगा तो 101.964 पे ट्रेड होगा। अगर इसकी आप देख लेना कि अगर ये रेट कम होता और कम होता इसका यील्ड का रेट, तो हमारी मार्केट वैल्यू भी और चेंज हो जाती। तो अगर पेपर में अगर ये 15 नंबर का सवाल आएगा तो वो पूरा सवाल दे देगा। पहले वो आप इसकी मार्केट वैल्यू हमसे पूछेगा, फिर उसके बाद क्या कहता है इसका हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी फाइंड करके दे। तो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड कैसे फाइंड होगी, उसके लिए हमें दोबारा सारा यही काम करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। बताओ मैं 0 की जगह कैश फ्लो कितना लिखूं? हाँ जी, को बता सकता है 0 की जगह मैं कैश फ्लो कितना लिखूंगा 101.964। मार्केट वैल्यू लिखनी होती है ना यहां पर। अगर कुछ ना बताया हो तो फेस वैल्यू लिखते हैं, और अगर मार्केट वैल्यू उसकी बताई हुई है करंट मार्केट वैल्यू तो 0 पे करंट मार्केट वैल्यू लेते हैं। बाकी तो काम आसान है। 666106 केडी फाइंड करने के लिए ना, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है सब में। अगर वो 3-4 साल का है, एक तो है ना जीरो कूपन बॉन्ड हमने सीखा, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देते हैं। इसमें एक डिस्काउंट फैक्टर पहले लेंगे खुद से, हम कौन सा लिया करते होते हैं 10%, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड किया करेंगे, फिर एक और डिस्काउंट फैक्टर लेंगे, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारा 10 का डिस्काउंट फैक्टर तो हमें वैसे ही याद है 1 0.909 0.826 0.751 0.683। हाँ जी, प्राइस जो आ गया 101.964। 6 को मल्टीप्लाई करिए जरा 0.909 से 5.454। 6 multiplied by 0.826 4.956
956, फिर 6 को मल्टीप्लाई किया 0.751 से 4.50 4.506 506 और 106 को मल्टीप्लाई किया 0.683 से 72.39 हाँ जी, पहले तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं ना, वो ये चेक करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव आएगी तो अगली नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो कितना आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 14.65। अब हमने नेक्स्ट पॉजिटिव बनानी है तो रेट कम करें ज्यादा, 6% कर लें, 5% भी कर सकते थे। 1 डिवाइड बाय 1.06 0.943 नेक्स्ट 0.890 0.8890 0.840 840 0.79 792। तो पहला आ गया जी 101.964, 0.943 को मल्टीप्लाई करें जरा 0.5454 से 5.654 5.454 5.4 को 5.6 कैसे आ गया? 0.943 हाँ 0.943 मल्टीप्लाई बाय 5.454 है। सॉरी माजरत, मैं इससे मल्टीप्लाई, मैं ये देख रहा हूँ 6.658 0.893 मल्टीप्लाई बाय 6 5.34 0.840 को 6 से मल्टीप्लाई करें 5.04 और 106 से मल्टीप्लाई करें 83.952। हाँ जी करें जरा। कोई बात नहीं, नेगेटिव से भी सवाल हल हो जाता है। कितना? 1.974 बस 5% ही ले लेते वैसे तो, लेकिन हम पेपर में कभी ऐसा हो जाए तो सवाल अपना काटने की बजाय उसको हल कर दिया करो, सवाल हल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे क्योंकि हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, केडी लोअर रेट कितना लिया हुआ हमने 0.06 प्लस माइनस 6% के ऊपर क्या था 1.974 ओवर माइनस 1.974 माइनस माइनस प्लस 14.65 मल्टीप्लाइड बाय 0.10 माइनस 0.06। इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये कैलकुलेटर के अंदर ये प्लस माइनस माइनस कर दो या डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर दो, आंसर आ जाए कितना 5.37%। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ बॉन्ड YTM के थ्योरम के साथ। दोबारा देखें इस सवाल के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या टेक्निकल चीजें थी, इसमें एक ही टेक्निकल चीज थी सवाल के शुरू में कि आपको जो डिस्काउंट फैक्टर था वो ये इस फॉर्मेट में गिवन था, बाकी ये सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये तो सवाल था कि अगर आपने किसी भी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू या उसका कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड करना है विद यील्ड कर्व थ्योरम के साथ। अब अगली बात आ गई है कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर वो कहेगी जी मुझे यील्ड फाइंड करके दो, मुझे यील्ड, तो हर साल का यील्ड वैसे फिक्स हो सकता है लेकिन ये कंपलसरी नहीं। अगर मैं सादा सी बात बताता हूं, एक वैसे छोटी सी बात करता हूं कि मैंने ना एक बॉन्ड खरीदा
108 रुपए का, आज कितने का खरीदा? 108 एट द रेट ऑफ 8%, एट द रेट ऑफ, और मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पता चले कि मुझे एक्चुअल में फॉर 3 इयर्स भी लिख देता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं ये जानना चाहूं कि मुझे एक्चुअल में कितना यील्ड हुआ। ये जो 8% है ये तो यील्ड है ही नहीं, ये तो इंटरेस्ट रेट है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने इन्वेस्ट कितने किए? 108 रुपए, क्या मुझे जो पैसे मिलने हैं वो 108 रुपए के ऊपर मिलने हैं? वो जो 100 रुपीज के ऊपर मिलना है, वो मुझे एक्चुअल में जो पैसे मिलने हैं वो किसके ऊपर मिलने हैं? 100 के ऊपर मिलने हैं। लेकिन मैं कितने इन्वेस्ट करके बैठा हूं? 108। और मैं कहता हूं कि अगर मैं 108 कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे कितना यील्ड मिलता, क्योंकि इन्वेस्ट मेरा आउटफ्लो तो कितना हुआ? 108 रुपए। अब मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि मैंने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं फ्यूचर में ये कितने हो सकते हैं, फ्यूचर में ये कितने हो सकते हैं या हो जाएंगे। मैं इसके लिए एस का फार्मूला लगाऊंगा, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n, एस इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। सपोज अगर मैं 100 वाला बॉन्ड खरीदता हूं इंटू 1 प्लस 0.08 की पावर 3, देखो कितना आंसर आ रहा है? 136। मुझे एक्चुअल में जो टोटल पैसे मिलने हैं, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि वो एट पार पर ही मिलेंगे, 126। मुझे 126 रुपए टोटल मिलने हैं ना 3 सालों में, लेकिन मैंने इन्वेस्ट कितने किए? 108। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा यील्ड कितना है, तो मैंने 108 रुपए इन्वेस्ट करके 126 रुपए ले लिए। तो मैं क्या करूंगा? दोबारा फार्मूला लगाऊंगा, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर n। मुझे फ्यूचर में कितने पैसे मिले? 126। मैंने आज कितने इन्वेस्ट किए? 1 प्लस आई की पावर 3। यहां से मुझे ये पता चल जाएगा मेरा एक्चुअल में यील्ड है कितना, एक्चुअल में यील्ड है कितना। तो बताया जरा कितना आएगा? कितना? 5.27%। वो जो 8% वाली कहानी थी वो क्यों मुझे एक धोखा थी ना, 8% मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट नहीं किया था, मैंने इन्वेस्ट कितना किया था? 108। लेकिन मुझे इंटरेस्ट मिलना किसके ऊपर है? फेस वैल्यू के ऊपर मिलना है। तो मेरा एक्चुअल में जो यील्ड है वो 5.27% है, ना कि 8% है। ये बेसिकली एक रिटर्न है आपका। तो हर साल का जो यील्ड है वो चेंज हो जाएगा। भला क्यों? क्योंकि यहां पर जब टाइम फैक्टर चेंज होगा तो आपका यील्ड भी चेंज हो जाएगा। अब ये पेपर में किस तरह से सवाल आ सकता है? मार्केट वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है जिस पर हम कोई अपना बॉन्ड खरीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं, लेकिन हमें जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो हमेशा किस वैल्यू पे मिल रहा होता है? फेस वैल्यू पर मिल रहा होता है। ये जो 5.27% आया है, ये इस क्वेश्चन की सेंस में ये तो फिक्स ही है ना, इसका मतलब ये है कि मुझे जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की है ना, अगर मैं ओवरऑल बताऊं, मुझे बेसिकली 26 रुपए का रिटर्न मिला है एक्स्ट्रा। मैंने इन्वेस्ट कितने किए थे? 108 रुपए। अब ये सारे का सारा इंटरेस्ट है या होता अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता था, अगर मैं, लेकिन अब ये सारे का सारा इंटरेस्ट जो 26 रुपए का इंटरेस्ट है उसमें अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 126 माइनस 108 करूंगा ना, तो मेरा ओरिजिनल जो इंटरेस्ट है जो लोगों को 26 रुपए नजर आ रहा है वो एक्चुअल में कितना है? 18 रुपए। क्वेश्चन ये नहीं था जिस तरह पहले क्वेश्चन में रेट आपने तय कर दिया है 4%, 4.5%, 5.2%। हाँ, इस क्वेश्चन में आया 5.27। इसमें 1 साल का है, तीसरे साल का, ये तीसरे साल सिर्फ तीसरे साल का है। दूसरे साल में तो चेंज हो जाएगा, पहले साल में आएगा तो चेंज हो जाएगा। तो इसका एक सवाल करते हैं कि अगर क्वेश्चन के पहले साल का वो हर साल का हमें अलग अलग यील्ड पूछे तो हमने कैसे फाइंड करना, और उसमें सपोज दैट एक क्वेश्चन हम लेट कर लेते हैं, बल्कि शायद क्वेश्चन बुक के अंदर हो भी सही, ये क्वेश्चन गिवन भी है, इसको देख लेते हैं। वो कहता है कि देयर आर 3 बॉन्ड्स इन द इशू फॉर अ गिवन रिस्क,
R3 bonds have paid interest annually in arrears and are to be redeemed at maturity. Relevant information कहता है construct the yield curve. कहता है कि आपने yield curve का मतलब ये होता है, मैं कर्व भी बनवाना सिखाता हूं कि आपने बेसिकली yield टू मैच्योरिटी का वो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना। कहता है बॉन्ड ए है, 1 साल बाद मैच्योर हो जाएगा, कूपन रेट कितना है 6%, मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है 102 रुपए, आपने उसको आज 102 रुपए का खरीदा और मार्केट वैल्यू का बाद अभी हमने मार्केट वैल्यू फाइंड करने का तरीका भी सीखा है। एक बॉन्ड बी है 2 साल है, उसका कूपन रेट कितना है 5%, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है। एक तीसरा बॉन्ड है, उसकी लाइफ कितनी है 3 साल, उसका कूपन रेट कितना है 4% और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है 97। अब मैं आपको एक ऐसा, वैसे तो ये मुझे भी पता है, यकीन है बल्कि कि आप लोगों ने लगाना तो इसको रटाइए, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि अगर आप इसको बुक से या किसी भी और जगह से देखेंगे ना तो ये ना समझ आने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो हम फिलहाल इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास यहां पर उसने लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ टाइप के बॉन्ड्स हैं जिनकी लाइफ डिफरेंट है, ए बी और सी, और यहां पर उसने उसका बता दिया कूपन रेट, ए का कितना है 6%, बी का 5% और सी का। उसके बाद है जनाब इसका मार्केट वैल्यू, बल्कि टाइम है इसका, टाइम तो बाद में भी लिखे, मार्केट वैल्यू बता दें 102 और ये 1 साल और 2 साल और 3 साल। आपने यील्ड टू मैच्योरिटी कर्व फाइंड करनी है, ये कर्व बनाएंगे भी सही है। सबसे पहले तो आपने फाइंड करना है जी बॉन्ड ए के बारे में। आपने एक बॉन्ड खरीद लिया 102 रुपए का, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई 102 रुपए, उसने आपको पूरी मैच्योरिटी में टोटल कितने पैसे दे देने हैं पूरी मैच्योरिटी पे, YTM यील्ड टू मैच्योरिटी। YTM का नाम ही क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक यील्ड क्या है। आपने सादा सी बात मैं आपको बताऊं, आपने क्या करना है, कूपन रेट के हिसाब से आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेनी। क्या फाइंड कर लेनी है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो पहले मैं अगर बॉन्ड ए की बात करूं तो आपने फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेनी है एट द रेट ऑफ 6% फॉर 1 ईयर, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी लाइफ ही 1 साल है। तो करो जरा फाइंड, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n, चाहे ये फार्मूला ना भी लिखा करो, डायरेक्ट लिख दिया करो फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि ये S लिखना उनके लिए है जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे। हाँ जी, 100 इंटू 1 प्लस 0.06 की पावर 1। आप कहेंगे सर आप 100 क्यों लिख रहे हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होना है वो किसके ऊपर होना है, 100 के ऊपर अप्लाई होना है। मुझे जो पैसे टोटल यील्ड मिलनी है, मुझे जो पैसे वापस मिलने हैं वो तो 100 के हिसाब से मिलने, तो कितने मिलेंगे 10। मैंने इन्वेस्ट कितने किए 102 इन्वेस्ट करके आज मुझे 1 साल के टाइम में 106 रुपए टोटल मिलने हैं, तो इसमें मेरा यील्ड क्या है। अब मैं अपनी वैल्यू को रख लूंगा P, क्योंकि मार्केट वैल्यू होती है प्रेजेंट वैल्यू, अपनी वैल्यू को रख लूंगा P और इस 106 को क्या रख लूंगा फ्यूचर वैल्यू, और रेट मैं फाइंड कर लूंगा 1 साल के लिए। इसको लोग IRR के तरीके से भी करते हैं, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट से हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं यील्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड ए का, YTM कैसे, S इज इक्वल टू वही फाइंड करूंगा P इंटू 1 प्लस आई की पावर n, लेकिन यहां पर S मेरा कितना है 106, P मेरा कितना है 102 इंटू 1 प्लस आई मैंने फाइंड करना है, और टाइम मेरे पास है 1 साल का। अच्छा, यहां पर S और P की जगह आप लोग मार्केट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो।
ई की जगह मार्केट वैल्यू और एस की जगह फ्यूचर वैल्यू। हाँ जी बताएं, पहले साल का मेरे पास YTM कितना आ गया? 3.9 कितना? 3.9 3.92%। ये मेरा पहले बॉन्ड ए का YTM आ गया कि मैंने पूरे साल के अंदर 3.92% कमाया। 3. 9 अब सारे लोग कहेंगे नहीं 6 रुपए का, कैसे 6 रुपए कमाया? मैं 102 रुपए इन्वेस्ट करके 106 कमा रहा हूं, तो बेसिकली मैंने 4 रुपए कमाए हैं। कितने कमाए हैं? 4 रुपए कमाए हैं ना। और आप करके जरा अपने कैलकुलेटर पे करें जरा, 102 मल्टीप्लाइड बाय 3.92%, कितना? 4 तकरीबन वही 4 है। तो कमाया तो हमने यही है ना। 102 के ऊपर हम अपने हिसाब से देखेंगे कि मेरे 102 रुपए पर कितना यील्ड आया। बॉन्ड बी, हाँ जी बॉन्ड बी में क्या है? सबसे पहले मैं अपनी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूंगा कि मुझे फ्यूचर में कितने पैसे मिल सकते हैं ओरिजिनली। फ्यूचर वैल्यू 100 रुपए के ऊपर इनटू 1 प्लस कूपन रेट कितना है? 0.05 टाइम कितना है? कितना आ गया? 110. बॉन्ड बी के ऊपर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे इन मैच्योरिटी टोटल 110.25 रुपए मिलेंगे। लेकिन मैंने इन्वेस्ट कितने किए? 101। बॉन्ड बी की क्या मार्केट वैल्यू है? 101। 101 वाला बॉन्ड मैंने खरीदा और उसके 2 सालों में मुझे 110.25 मिला। कितनी मुझे यील्ड मिली? वही दोबारा YTM फाइंड करूंगा। फ्यूचर वैल्यू बराबर मार्केट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर n। 110.25 मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी? 101 इंटू 1 प्लस 0. सर ये तो फाइंड करना है। टाइम है 2 साल। तो इसका मेरा YTM क्या आ गया? कितना? 4.48%। वैसे भी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना YTM बढ़ता जाता है नॉर्मल हालात में। अब नॉर्मल हालात में कम या बराबर हो सकता है। तो जल्दी से मुझे बॉन्ड 3 का ना YTM फाइंड करके दे। आजमाना चाहता है तो आजमा लो। आपको टोटल कितने पैसे मिलेंगे इन टोटल? 110.25। कितने इन्वेस्ट किए थे? 101। आपको कितने पैसे मिले? 19 पॉइंट, यही पैसे मिले हैं ना। 101 रुपया इन्वेस्ट करके आपको मिले 9.25 2 सालों के अंदर। तो आप इस 101 के ऊपर अपना ये 2 सालों का इंटरेस्ट ले लें, आपका 9.25 ही आंसर है। हाँ जी बॉन्ड 3 का बताया कितना आ रहा है? 5.07। उसमें भी क्या किया? बॉन्ड सी, किसी भी एक बॉन्ड का भी आपको YTM फाइंड करना आ सकता है टाइम के हिसाब से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू में ये फ्यूचर वैल्यू क्या क्यों फाइंड कर रहे हैं? YTM यील्ड टू मैच्योरिटी। हम मैच्योरिटी पर जा रहे हैं इन टोटल। 100 क्यों लेते हैं? क्योंकि फेस वैल्यू के ऊपर हमेशा हमें इंटरेस्ट मिलता है। रेट कितना है इसका? कूपन रेट 0.04 की पावर 3। कितने पैसे मिले? 112.4। अब हम दोबारा फ्यूचर वैल्यू बराबर रखेंगे मार्केट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर n। फ्यूचर वैल्यू कितनी है जी? 112.4। मार्केट वैल्यू है 97। 1 प्लस 0 आई की पावर 3 तो कितना आ गया? 5.07%। ठीक होगी बात? अच्छा ये तो 3 बॉन्ड अलग अलग थे। अगर एक ही बॉन्ड होता तो टाइम हम हर दफा चेंज करते रहते तो उसका YTM चेंज होता रहता। जैसे पहले 1 साल के लिए करते, फिर 2 साल के लिए करते, फिर 3 साल के लिए करते। उसमें क्या होता कि हमारे पास मार्केट वैल्यू हर साल की अलग अलग होती। तो हर साल की मार्केट वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि हर साल मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेस करती है।
अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं कि ग्राफ कभी पेपर में आ भी जाए, वैसे तो आता नहीं है लेकिन अगर जिंदगी में कभी आ जाए तो यहां पर आपने लिख लेना यील्ड परसेंटेज और यहां पर लिख लेना टाइम। यहां पर लिखना सपोज दैट 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4, सपोज मैं कर रहा हूं। अगर यहां पर हम लिख लेते हैं जी 2%, 4%, 6%, 8%। आपने देखना जी पहले साल का यील्ड कितना है। सपोज पहले साल का यील्ड आपका आ गया जनाब, यहां पर सपोज कर रहा हूं जी 3 पॉइंट समथिंग है। ये दूसरे साल का यील्ड कितना है जी, सपोज दैट वो यहां पर आ गया तीसरे साल का यील्ड। तो इस तरह से ये कर्व आपकी बनाई जाती है और इसको जीरो के साथ भी मिलाया जाता है, बस इसी कर्व, लेकिन अभी तक पेपर में आई नहीं। तो ये सवाल आपका दो टाइप का पेपर में पार्ट ए पार्ट बी के हिसाब से भी आ सकता है। सवाल की नेचर क्या होगी वो आपके सामने है कि आपको एक तो ये सवाल है आपका इंपॉर्टेंट, इसमें से ना 2 नंबर का सवाल आया भी हुआ है सिर्फ एक बॉन्ड के साथ, एक से ज्यादा करेगा तो 4 नंबर बना देगा। और दूसरा सवाल यहाँ पर नहीं है जो मैंने आपको पहले कराया, उसकी मैंने आपको ये पेज दे दिया है, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है तो ये आपने तीनों कर लेने हैं, तो ये हमारा YTM कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपने करना ये है कि इसमें जो रीडिंग वाला काम है बस एक नजर पढ़ के इग्नोर कर देना है और बाद में इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और 2-3 बातें, और इसके अलावा ये 2 टाइप के क्वेश्चन। ठीक है,